हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का प्रागैतिहासिक एवं माध्य इतिहास प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका DSE का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम पूरा पाषाण संस्कृतियों का सर्वेक्षण देखेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों साल पहले जो इंसान थे वो कैसे जीता होगा, जब ना तो शहर थे ना ही खेती थी, सिर्फ जंगल, गुफाएं और शिकार होता था। तो आज हम चलेंगे उसी यात्रा पर, पूरा पाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज की ओर। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटे सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा चरण है। यह काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला माना जाता है। तो जो पूरा पाषाण काल की जो समय सीमा है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इसलिए जो पूरा पाषाण काल है उसको मानव इतिहास का सबसे लंबा काल या सबसे लंबा चरण कहते हैं। तो इसमें मानव मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक था। उपकरण बनाने की कला पत्थर पर आधारित थी, इसलिए इसे पूरा पाषाण पुराना पत्थर युग कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस दौर का जो मुख्य रूप से इंसान था वो मुख्य रूप से शिकारी या संग्रहण करता होता था। शिकारी संग्राहक किसे बोलते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। संग्राहक उसको बोलते हैं जो कि अपनी चीजें स्टोर करना सीख गया था, यानी कि उनका संग्रह करना सीख गया था। जैसे कि उसने मांस को कोई शिकार किया, वो मांस का संग्रह करने लगा, तो उस समय का जो मानव था वो शिकारी संग्राहक बन चुका था। साथ ही जो यहाँ के औजार होते थे वे पत्थर से बने होते थे, और इसी कारण इसे पुराना पत्थर युग यानी कि पूरा पाषाण युग कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इंसान पहली बार गुफा में आग जलाता है, पत्थर से हथियार बनाता है और शिकारी जानवरों से खुद को बचाता है। यही था पूरा पाषाण काल का रोमांच। तो ये तो हमने आपका एक छोटा सा परिचय बता दिया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लिथिक प्रौद्योगिकी। अब हम बात कर लेते हैं लिथिक प्रौद्योगिकी के बारे में। आखिर लिथिक प्रौद्योगिकी होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लिथिक प्रौद्योगिकी के उद्देश्य के बारे में, कि लिथिक प्रौद्योगिकी का जो उद्देश्य है वो आखिर क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से ये लिथिक प्रौद्योगिकी थी। तो इसमें पत्थर के औजार बनाने की तकनीक को समझना। तो इसमें जो इंसान की सबसे बड़ी खोज थी वो थी पत्थर के औजार। तो इसका उद्देश्य था पत्थर के औजार बनाने की तकनीक को समझना, लिथिक प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य था। और ये जो तकनीक है, तकनीक मानव की बौद्धिक और व्यवहारिक क्षमता का द्योतक है। तो यही उसकी बुद्धि और तकनीकी क्षमता का एक प्रतीक माना जाता है। तो इसको ही हम लिथिक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य कहते हैं। तो ये तो हमारा उद्देश्य हो गया। इसके बाद हमारा आता है फ्लिंट नैपिंग तकनीक। अब हम बात कर लेते हैं फ्लिंट नैपिंग तकनीक के बारे में। आखिर फ्लिंट नैपिंग तकनीक होती क्या है। तो ये जो तकनीक है इसमें पत्थरों को एक दूसरे से टकराकर औजार बनाना होता है। तो ये जो तकनीक होती है फ्लिंट नैपिंग, इसमें जो एक पत्थर होता है, जैसे कि ये आपका कोई एक पत्थर है और ये आपका दूसरा पत्थर है, तो जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराते हैं, जब इनके बीच में घर्षण कराते हैं, तो घर्षण कराने से क्या होता है, ये जो पत्थर होते हैं ये पेने हो जाते हैं, और पेने होने के कारण ये धारदार हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। तो इसको ही हम फ्लिंट नैपिंग तकनीक कहते हैं। और इसमें हमारे दो तरीके आते हैं। एक हमारा आता है कोर टूल्स, जिसमें मूल पत्थर से आकार तराशना होता है। दूसरा आता है हमारा फ्लेक टूल, जिसमें पत्थर से टुकड़े निकालकर उनका उपयोग करना होता है। तो ये हमने आपको फ्लिंट नैपिंग तकनीक बता दी। इसके दोनों जो तरीके हैं, कोर टूल्स और फ्लैग टूल्स, ये मैंने आपको बता दिए है। इसके बाद जो हमारी थर्ड तकनीक आती है वो हमारी आती है प्राथमिक तकनीक।
तो अब हम बात कर लेते हैं प्राथमिक तकनीक के बारे में। तो प्राथमिक तकनीक में सबसे पहला आता है सीधा आघात यानी कि डायरेक्ट प्रिक्वेशन। इसमें सीधे हथौड़े से पत्थर पर चोट लगाना होता है। मान लीजिएगा ये आपका कोई पत्थर है और ये आपका कोई हथौड़ा है। तो इस हथौड़े से जो पत्थर पर चोट मारी जाती है, उस जो पत्थर पर चोट मार के जो भी इसको शेप दिया जाता है उसको ही हम सीधा आघात या डायरेक्ट प्रिसिशन कहते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रेशर तकनीक। प्रेशर तकनीक में क्या होता है, इसमें धीरे धीरे दबाव डालकर धारदार औजार बनाना होता है। मान लीजिएगा ये आपका कोई ए पत्थर है और ये आपका कोई बी पत्थर है। तो जब हम इस ए पत्थर को इस बी पत्थर के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इससे क्या होगा, ये इसका जो ये वाला हिस्सा होगा ये आपका धारदार बन जाएगा और एक औजार बन जाएगा। तो इसको ही हम प्रेशर तकनीक बोलते हैं या प्राथमिक तकनीक बोलते हैं। तो ये तो हमारी प्राथमिक या प्रारंभिक तकनीकें हो गई। इसके बाद जो हमारा सेकंड आती है वो हमारी आती है पंच तकनीक। अब हम बात कर लेते हैं पंच तकनीक के बारे में, जो कि हमारी जिसे हम इनडायरेक्ट प्रिसिशन या पंच तकनीक भी कहते हैं। तो इसमें बीच में लकड़ी हड्डी का टुकड़ा रखकर उस पर चोट की जाती थी। तो मान लीजिएगा कोई पत्थर है, उस पत्थर के बीच में लकड़ी या हड्डी का टुकड़ा रख लिया और उससे पत्थर पर चोट नियंत्रित करते थे। तो इससे जो पत्थर का नियंत्रित है वो टुकड़ा अलग होता था। तो इसी के ही हम पंच तकनीक कहते हैं। तो ये तो हमारी कुछ तकनीकें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं उपकरणों के बारे में। तो अब हम कुछ औजारों के प्रकार या उपकरणों के प्रकार देख लेते हैं। इसमें जैसे आपका हाथ कुठार हो गया, हैंड एक्स हो गया, या आपका कुछ इस टाइप का, जैसे आपका हथौड़ा टाइप होता है, हथौड़ा टाइप में होता था। सेकंड आपके चॉपर्स हो गए। चॉपर्स आपके किस टाइप में होते थे, दो नुकीले पत्थर होते थे। ये इस टाइप से दो नुकीले पत्थर होते थे, इनको हम चॉपर्स कहते हैं। थर्ड आपके स्कैपर्स हो गए, और आपके ब्लेड और पॉइंट हो गए, और ड्रिल और बोरर्स हो गए। ये सभी आपके कुछ औजार हो गए। तो स्टूडेंट सोचिए, जब इंसान ने पहली बार हाथ कुठार बनाया होगा तब उसके हाथों में सिर्फ पत्थर ही नहीं था बल्कि एक सभ्यता की नींव भी थी। तो ये तो हमारे कुछ उपकरणों के प्रकार हो गए जो कि मैंने आपको बता दिए। तो यही थी हमारी जो हमारी लिथिक प्रौद्योगिकी थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी निम्न पाषाण काल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो निम्न पाषाण काल का आता है, यानी कि लोअर पैथोलिथिक कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम निम्न पाषाण काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में हम देखेंगे सबसे पुराना चरण लगभग 20 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व, बड़े और भारी औजार जैसे हाथ कुठार और चोपर्स। तो जो हमारा निम्न पाषाण काल का जो समय है वो हमारा 20 लाख से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व के बीच का माना जाता है। तो जो 20 लाख से 1 लाख वर्ष के पूर्व का जो समय है उसको ही हम निम्न पाषाण काल कहते हैं। और इस समय के जो औजार होते थे वे बड़े और भारी होते थे, जैसे कि हाथ कुठार हो गए, चॉपर्स हो गए। ये सभी हमारे निम्न पाषाण काल के औजार हो गए। जीवन जो होता था वो शिकार और जंगल से फल फूल इकट्ठा करना होता था। यानी कि जो व्यक्ति होते थे वे शिकार करते थे या फिर जंगल से फल फूल इकट्ठा करके उनसे ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो ये थे हमारे निम्न पाषाण काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं सर्वेक्षण के इतिहास के बारे में। तो सर्वेक्षण के इतिहास में हम देखेंगे, यानी कि खोज का जो इतिहास है उसके बारे में। तो भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 ने तमिलनाडु के अटारी पक्कम में औजार खोजे। तो ये हमारे रॉबर्ट ब्रूस फूट जी है। इन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु के अटीरा अटीरामपक्कम से औजार खोजे 1863 ईस्वी में। बाद में अनेक क्षेत्रों में भी खोजे हुई, जिसके क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने अतीरापक्कम में खोज लिए हथियार, उसके बाद अनेक जो क्षेत्र थे उनमें भी खोजे हुई और इन हथियारों को या इन जो ये औजार थे उनको ढूंढा गया। तो ये तो हमारे सर्वेक्षण का इतिहास हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्षेत्रीय साक्ष्य। तो कुछ ऐसे प्रमुख स्थल थे जहाँ से हमें ये औजार या हथियार देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है अटीरापक्कम तमिलनाडु, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जी ने जहाँ से खोजे थे। उसके बाद आता है हमारे भीमबेटका मध्य प्रदेश। जैसे कि आपके जो भीमबेटका की जो गुफा है वो बहुत ही फेमस मानी जाती है, क्योंकि उसमें हमें कुछ ऐसे चित्रित चित्र मिले हैं जो कि हमारे बहुत ही पुराने माने जाते हैं। थर्ड आते हैं हमारा बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नर्मदा घाटी जैसे कि मध्य प्रदेश या गुजरात दोनों में आती है। तो यही हमारे कुछ क्षेत्रीय साक्ष्य प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें ये औजार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा उत्खनन। उत्खनन में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, उत्खनन में सबसे पहले हमें प्राप्त होती है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, जहाँ शैल चित्र और औजार दोनों ही मिले हैं। तो यहाँ पर ये जो भीमबेटका की जो गुफाएं है इसमें हमें शैल चित्र भी मिले और औजार भी मिले हैं।
दूसरा आता है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी पर हमें मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला था, जो कि नर्मदा मानव का था। तो स्टूडेंट सोचिए जरा, 1 लाख साल पहले का एक शिकारी इंसान हाथ में पत्थर का हथियार लिए नर्मदा घाटी में घूम रहा है, और आज वही औजार हमें उसकी कहानी सुना रहा है। तो यही हमारे कुछ उत्खनन हो गए। तो यही था हमारा कंप्लीट निम्न पाषाण काल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति। तो अब हम मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति को भी एक शॉर्ट फॉर्म में पूरी तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समय देख लेते हैं। तो इसका काल था लगभग 1 लाख से 4,000 ईसा पूर्व। तो जैसे कि पहले था हमारा 20 लाख से 1 लाख तक, तो हमारा निम्न पाषाण काल था। अब हमारा 1 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वो हमारा मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का था। और इस समय जो औजार होते थे वे छोटे होते थे, लेकिन अधिक परिष्कृत या फिर अधिक नुकीले वे होते थे। तकनीक इस समय पर फ्लैग टूल्स, स्कैपर्स पॉइंट्स, इन सभी तकनीकों का इस समय पर उपयोग किया जाता था। और जो भोजन होता था वो शिकार के साथ साथ मछली पकड़ने के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलते हैं। यानी कि जो पहले व्यक्ति था वो ओनली शिकार करके या फल फूल खा के अपना जीवन निर्वाह करता था, लेकिन अब जो मछली पकड़ने के प्रमाण है वे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे कि बेलन घाटी हो गए, सोन घाटी हो गई, भीमबेटका हो गए। ये हमारे इसके कुछ प्रमुख स्थल है। तो स्टूडेंट, अब जो इंसान था वो सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं बल्कि मछली भी पकड़ने लगा था। यानी कि उसका जो भोजन और जीवन शैली है वो धीरे धीरे बदल रही थी। तो ये था हमारा मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है उच्च पूर्व पाषाण काल। तो अब हम बात कर लेते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे में। काल है हमारा 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। तो जैसे कि अभी हमने आपका देखा, सबसे पहले हमने देखा था हमारा 20 लाख से 1 लाख का हमारा निम्न पाषाण काल था। 1 लाख से 40,000 हमारा हो गया। जो 1 लाख से 40,000 था वो हमारा मध्य पूर्व पाषाण था। और अब 40,000 से 1,000 ईसा पूर्व ये हमारा उच्चपूरा पाषाण काल का दौर हो गया। तो ये हमारा उच्चपूरा पाषाण काल का समय हो गया। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं रही है। विशेषता थी इसमें जो पत्थर के लंबे ब्लेड और माइक्रोलिथिक औजार थे वे हमें प्राप्त हुए थे। माइक्रोलिथिक यानी कि जो औजार होते थे वे छोटे होते थे, लेकिन उस समय के अनुसार नुकीले होते थे। धीरे धीरे इसमें कला का विकास हुआ, जैसे कि गुफा चित्र, नक्काशी, इनका इनका विकास होने लगा। और साथ ही जो समाज था वो अधिक संगठित तो होता चला गया हमारा उच्चपूरा पाषाण काल में। खोजें क्या क्या हुई इस समय जो खोजें हुई उसमें सबसे पहले आई हमारी भीमबेटका की गुफाएं, जिसमें से हमें रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए। और साथ ही आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी हमें कुछ ऐसे औजार प्राप्त हुए हैं जो कि हमारे उच्चपुरा पाषाण काल के औजार थे। तो जो भीमबेटका की दीवारें हैं उन पर जो रंगीन चित्र बने हुए हैं वे हमें आज भी यही बताते हैं कि जो इंसान है उसने सिर्फ जीना ही नहीं सीखा, बल्कि कला के जरिए जो अपनी भावनाएं हैं उनको भी उसने अमर कर दिया है। तो ये था हमारा उच्चपुरा पाषाण काल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं ओवरऑल। निष्कर्ष में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी और संग्रह करता था। धीरे धीरे उसने औजार बनाने की तकनीक में निपुणता हासिल करी। तो जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो इंसान था वो शिकारी और संग्रहण करता था। तो जो पूरा पाषाण काल का समय था हमारा वो याद रखिएगा एक बार, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो कि हमारा 20 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व के बीच का जो समय था वो हमारा पूरा पाषाण काल का था। सेकंड हमारा जो आया वो आया यह काल, यह मानव की बौद्धिक यात्रा और अनुकूलन क्षमता का साक्षी था। और साथ ही यह औजारों और गुफा चित्रों से हमें उसके जीवन, संस्कृति और सोच को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम आज सभ्यता के इस मुकाम पर खड़े हैं तो उसकी जो जड़ें है वो उन्हीं गुफा और पत्थरों में छुपी है। तो पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का पहला अध्याय है जिसने कि आने वाले और जो युग थे उनकी नींव रखी है। तो यही कहानी थी हमारे पूरा पाषाण काल की, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर सेकंड के ही चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम भारत में मध्य पाषाण संस्कृतियों का सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान कब शिकारी संग्रहकर्ता से किसान बनने की ओर बढ़ा, और वो दौर जब पत्थर के औजार छोटे और धारदार हुए और इंसान ने पहली बार खेती और पशुपालन का स्वाद चखा। तो आइए चलते हैं हम मध्य पाषाण काल की रोमांचक यात्रा पे। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे
मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल। समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। तो स्टूडेंट जो पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के जो बीच का संक्रमण काल है, उसको ही हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और ये जो हमारा मध्य पाषाण काल का जो समय है, वो हमारा लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषता सूक्ष्म औजार, छोटे धारदार पत्थर के औजार। तो जो मध्य पाषाण काल था, इसमें औजार जो थे वे बहुत ही छोटे हो गए थे पहले की अपेक्षा, माइक्रोलिथिक्स हो गए थे, यानी कि वे छोटे हो गए थे, पर छोटे होने के साथ साथ वे धारदार भी हो गए थे। जीवन शैली क्या थी? जीवन शैली थी शिकारी संग्रह से धीरे धीरे खेती और पशुपालन की ओर बढ़ना। तो इस समय जो शिकार संग्रह था वो होने लगा और धीरे धीरे जो व्यक्ति था वो खेती और पशुपालन की ओर ध्यान देने लगा। तो स्टूडेंट, अब जो इंसान था वो केवल शिकार पर ही निर्भर नहीं था, उसने बीज बोना भी सीखा, जानवर पाले और जो स्थायी जीवन है उसकी ओर उसने पहला कदम रखा। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अनुसंधान का संक्षिप्त इतिहास। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अनुसंधान के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले मेसोलिथिक औजारों की खोज 1867 ईस्वी में बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में हुई। तो सबसे पहली बार जब मेसोलिथिक औजार पाए गए वे हमें बेलन घाटी, यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसमें 1867 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। उसके बाद 20वीं सदी में भीमबेटका, भगोड़, लांगंज, तिलवारा जो आदि स्थल है, इन पर भी खुदाई हुई, इन पर भी उत्खनन हुए। तो जिससे कि हमें ये पता चला कि इस काल में मनुष्य ने माइक्रोलिथिक औजार बस्तियां और कला विकसित करी। तो इससे हमें माइक्रोलिथिक औजार का पता चला, प्रारंभिक बस्तियों का पता चला, और जो कला थी यानी कि जो हमारे गुफा चित्र थे जिसमें हमारी भीमबेटका के जो शैल चित्र है वे प्रसिद्ध है, ये सभी इनके बारे में हमें पता चला। तो जब पुरातात्विक ने पहली बार ये छोटे छोटे पत्थर के औजार देखे होंगे, तब उन्हें एहसास हुआ होगा कि यही है उस संक्रमण काल की चाबी। तो यही था हमारा अनुसंधान का संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भौगोलिक वितरण और बस्ती पुरातत्व का। अब हम बात कर लेते हैं भौगोलिक वितरण और बस्ती पुरातत्व के बारे में, यानी कि कुछ मुख्य क्षेत्र जान लेते हैं हमारे। जो हमारा ये वाला काल था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बीच में कौन कौन से मुख्य क्षेत्र रहे, कौन कौन से क्षेत्र उस समय ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो मुख्य क्षेत्र में आता है सबसे पहले उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, सरायनर राय, मध मैदा, तो ये तीन ऐसे क्षेत्र थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्य क्षेत्र थे मध्य पाषाण काल के। उसके बाद मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, भगोर, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड आता है राजस्थान, जिसमें बागोर, तिलवारा ये सभी आते हैं। गुजरात में लांगंज, कर्नाटक में हल्लूर। तो यही ऐसे कुछ मुख्य क्षेत्र है जो कि हमें मध्य पाषाण काल के देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं बस्ती पुरातत्व के बारे में। तो बस्ती पुरातत्व में हमें क्या मिलता है? तो कुछ जो बस्तियां होती है उनमें से कुछ बस्तियों के जो तो हमें प्रमाण मिले, कुछ के तो स्थायी बस्तियों के प्रमाण मिले, लेकिन कुछ में हमें झोपड़ी नुमा घर, मिट्टी और लकड़ी की दीवारें भी देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो इंसान था वो सिर्फ गुफाओं में ही नहीं रहता था, बल्कि जो छोटे छोटे गांव थे उनमें भी वो रहने लगा, और यहीं से जो उसका समाज था उसके स्थायी समाज की शुरुआत उसके होने लगी थी। तो ये था हमारा भौगोलिक वितरण और बस्ती पुरातत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पूरा जलवायु और पर्यावरण। तो अब हम बात कर लेते हैं पूरा जलवायु और पर्यावरण के बारे में। तो हिमयुग समाप्ति के बाद जलवायु गर्म और नम हो गई, जंगल बड़े, फल कंदमूल शिकार की उपलब्धता बढ़ी। तो जब हिमयुग हमारा समाप्त हुआ तो उससे के बाद जो जलवायु परिवर्तन हुआ, उस जलवायु परिवर्तन से जो जलवायु थी वो गर्म हो गई थी और नम हो गई थी। तो इससे जो उत्पादकता थी जंगलों में वो बढ़ने लगी, जिससे कि फल भी, कंद भी, मूल भी और शिकार की जो उपलब्धता है वो भी बढ़ने लगी थी। साथ ही यहीं पे नदी और झीलों के किनारे जो बस्तियां थी वे बसने लगी थी, क्योंकि नदियों के किनारे पानी का साधन भी था, और जो जानवर जल पीने के लिए आते थे उनका शिकार भी होता था, फल फूल भी वहां पर अच्छे मिल जाते थे। तो इसलिए जो नदी और झीलों के किनारे थी बस्तियां थी वे बहुत ज्यादा बसने लगी थी। तो प्रकृति ने जब इंसान इंसान को नया मौसम दिया तो उसने भी अपने जीवन की जो दिशा थी वो बदल ली थी। तो ये था हमारा पूरा जलवायु और पर्यावरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रौद्योगिकी और भौतिक संस्कृति। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी और भौतिक संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम इस समय के जो औजार थे उन औजार के बारे में बात कर लेते। तो जैसे कि हमने अभी देखा, इस समय के जो मुख्य औजार थे वे थे हमारे माइक्रोलिथिक्स औजार,
यानी कि इस समय छोटे ब्लेड, त्रिकोण, चंद्राकार, बाण की नोक इस तरह के पत्थर होते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके नोकदार है, छोटे हैं लेकिन नोकदार है। इसी टाइप से ये वाला है आपका। तो ये आपके इसी प्रकार के कुछ औजार थे जो हमारे उस समय पे यूज़ होते थे। इसमें हड्डियाँ और सींग से बने औजार भी प्रयोग में हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी हड्डियों से बने औजार है, कुछ हमारे सींग से बने हुए औजार है। तो इसी प्रकार के औजार उस समय उपयोग होते थे। अब हम बात कर लेते हैं भौतिक संस्कृति के बारे में। भौतिक संस्कृति में सबसे पहले जो मिट्टी के बर्तन थे उनका आरंभ हुआ। साथ ही अलंकरण हेतु यानी कि जो ज्वेलर्स होते हैं जिन्हें हम आज के टाइम पे ज्वेलर्स कहते हैं, ज्वेलरी कहते हैं, तो उनके लिए मोती और शंख, सीपिया या शंख एक ही चीज होती है, उनके उपकरण का यूज होने लगा। साथ ही शिकार के साथ साथ जो मछली पकड़ने के ऊपर उपकरण है वे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जो औजार था वो केवल बड़े पत्थरों से नहीं बल्कि छोटे छोटे और धारदार टुकड़ों से भी बनाए जाने लगे थे। तो जैसे ही समय के साथ इंसान खुद भी और बुद्धिमान हो गया तो उसने ये अपने जीवन में बदलाव करने शुरू कर दिए। तो यही था हमारे प्रौद्योगिकी और भौतिक संस्कृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निर्वाह का। तो निर्वाह में जो जीवन निर्वाह का मुख्य पेशा था वो शिकार और संग्रह था। यानी कि जो व्यक्ति था वो शिकार करता था और उसका संग्रह करता था। ऐसे ऐसे ही उसने अपना जीवन निर्वाह किया। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ना भी सीख लिया, अनाज जैसे कि बाजरा का प्रयोग है उसको उगाना भी सीख लिया। साथ ही जो पशुपालन, कुत्ता, भेड़, बकरी है, इन सभी का आरंभ भी उसने कर दिया था। और ये जो काल था ये खानाबदोश जीवन से स्थायी कृषि की ओर बदलाव का एक चरण था। तो अब जो इंसान था वो सिर्फ शिकारी नहीं रहा, उसने खेत और जानवर दोनों को ही अपना साथी बना लिया था। तो ये था जीवन निर्वाह इस समय का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बस्ती पुरातत्व और भौतिक संस्कृति का। तो बस्ती पुरातत्व और भौतिक संस्कृति में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शवदान प्रक्रिया या फिर जो कि हमारे दफनाने की प्रथा है उसके बारे में। तो मृतकों को दफनाने की प्रथा को ही शवदान प्रक्रिया कहा गया है। उदाहरण के लिए जो महदा का उत्तर जो महदा है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में पाया गया है, इसमें जो ये जो स्थान है यहाँ पर कब्रों में मानव कंकाल साथ में औजार और भोजन भी मिले हैं। यानी कि इस समय से हमें ये पता चलता है, इस सभी चीज़ों से हमें ये पता चलता था कि जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, वो मर जाता था, तो उसको जब कब्र में दाबा जाता था, तो उस समय के व्यक्तियों का ये विचार था कि जो भी उसकी पसंदीदा चीज़ें हैं जैसे कि उसके पसंदीदा औजार हो गए या उसके पसंदीदा भोजन है वो उसके साथ रख देते थे। वे ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी वह उसको यूज़ कर सकता है, उसको खा सकता है। तो इसलिए वो उसकी कब्र के साथ-साथ औजार और भोजन को भी दर रख देते थे। तो ये चीज़ दर्शाता है कि मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास था उन लोगों को। तो ये थी हमारी शवदान प्रक्रिया। इसके बाद हमारा आता है सेकंड कला यानी कि आर्ट। इसमें हमें सबसे पहले देखने का मिलता है भीमबेटका गुफाओं में चित्र। और जो हमारे भीमबेटका की गुफाओं के चित्र है, इन चित्रों में हमें जानवर देखने को मिल जाते हैं, शिकार के दृश्य देखने को मिल जाते हैं, या किसी प्रकार का नृत्य देखने को मिल जाता है। और जो ये चित्र हैं ये हमारे लाल और सफ़ेद रंग से बने हुए हैं। इसमें जो रंगों का उपयोग किया गया है वो उस समय के रंगों का जो उपयोग किया गया है उस समय रंग तो होते नहीं थे। तो उस समय प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है जैसे कि लाल कलर के लिए टमाटर का कलर हो गया, सफ़ेद कलर के लिए कोई सफ़ेद कलर का फूल हो गया। इस तरह के कलरों का उस समय उपयोग किया गया था। तो कला से उनके जो धार्मिक विश्वास और जीवन शैली है वो हमें देखने को मिलती है। तो यही थी उस समय की कला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कालक्रम आता है। आखिर जो कालक्रम का निर्धारण है वो किस तरीके से किया गया है। तो जो कालक्रम का निर्धारण किया गया है वो कार्बन 14 और अन्य वैज्ञानिक विधियों से किया गया है। जिससे कि हमें ये पता चला है कि जो ये काल का समय था, इस काल का समय था 10,000 ईसा पूर्व से आपका 6,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वही हमारे इस समय का काल माना जाता है। तो इस समय गुफाओं की दीवार इंसानों के पहले कैनवास बने जहाँ उन्होंने अपने जीवन, अपनी सोच और अपने विश्वासों को रंगों में उतारा। तो यही थे हमारे बस्ती पुरातत्व और भौतिक संस्कृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा महत्वपूर्ण उत्खनित स्थल आता है। तो अब हम उन स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पर हमें उत्खनन करने से ये इस प्रकार के जो पुरातत्व है ये हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है भीमबेटका जो कि हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हमें शैलचित्र और बस्ते मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके कुछ जो चित्र देखने को देख मिल रहे हैं ये आपके भीमबेटका की गुफाओं के चित्र है। तो ये आपके ऐसे शैल चित्र है जो कि हमें भीमबेटका की गुफा में देखने को मिलते हैं। सेकंड हमारा आता है बागोर जो कि हमारा राजस्थान में स्थित है।
यहाँ पर हमें पशुपालन और प्रारंभिक कृषि के अवशेष मिले हैं। थर्ड हमारा था मैदा और सरायनाहर राय, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हमें कब्रिस्तान देखने को मिलते हैं, बस्ते देखने को मिलती है और इस समय के कुछ औजार देखने को मिलते हैं। फोर्थ हमारा लांगन जगह, जो कि हमारा गुजरात में है। यहाँ पर हमें हड्डी के औजार, कृषि के प्रारंभिक प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। फिफ्थ आता है तिलवारा, जो कि हमारा राजस्थान में है। यहाँ पर हमें शिकार और संग्रह जीवन के जो अवशेष है वे देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो सभी स्थल हैं, इन्हीं स्थलों से हमें यह समझ में आता है कि जो मध्य पाषाण काल है वो पूरे भारत में फैला था और उस समय हर क्षेत्र ने सभ्यता की कहानी में अपना अपना योगदान दिया है। तो ये तो हमारा महत्वपूर्ण उत्खनित स्थल हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे मध्य पाषाण काल मानव इतिहास का संक्रमण काल था। तो मध्य पाषाण काल एक संक्रमण काल था। इसमें इंसान शिकार संग्रह जीवन से खेती, पशुपालन और स्थायी बस्तियों की ओर इस काल में उसने कदम बढ़ाया। यहाँ पर स्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई, माइक्रोलिथिक औजार का विकास हुआ, साथ ही गुफा कला, श्मशान प्रथा, प्रारंभिक कृषि, ये सभी हमें इस काल की प्रमुख उपलब्धियों के देखने में मिलती है। तो यही जो काल था यही आगे चलकर नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृतियों की नींव रखता है। तो स्टूडेंट, यही दौर मानव इतिहास का मोड़ था जब इंसान जंगल से निकलकर गांव बनाने लगा। तो मध्य पाषाण काल हमें यही सिखाता है कि बदलावी जीवन की असली कहानी है। तो स्टूडेंट, यही थी कहानी हमारे मध्य पाषाण काल की। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।